हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। माई सेल्फ के संस्कार ऑल इंडिया रैंक 145 फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। मेरे से बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई जेएम 2026 की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। क्या आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखें? अक्टूबर आ चुका है, टेस्ट सीरीज कौन सी लें, अ, या अदर मतलब कोचिंग ले या सेल्फ स्टडी करें, मतलब क्या मेरे को प्लानिंग रखनी चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, ताकि मैं अच्छी आईआईटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर में जाकर एमएससी कर सकूं। तो मैंने मेरी ऑल इंडिया रैंक 145 आई है, मैं अभी आईआईटी दिल्ली से एमएससी हो रही है। तो मैंने किस तरह अपनी प्लानिंग के दौरान रखी थी, देखो। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, कोई कोचिंग या कोई भी टेस्ट सीरीज या कुछ भी आपको ये गारंटी नहीं दे सकती कि ये सब कर लो, या कौन सा भी स्टडी मटेरियल ये सब नहीं बोल सकता है कि ये कर लो कि इससे मेरा ये हो जाए। कोई गारंटी नहीं। ठीक है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, आपका पेपर फरवरी में है। मतलब आपके पास अक्टूबर है, अक्टूबर 5 अक्टूबर है, चलो अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी। सिर्फ 4 महीने हैं आपके पास। कितने महीने हैं भाई? 4 महीने हैं आपके पास। और इस 4 महीने में आपको जेल को फोड़ना है। मतलब फोड़ने का मतलब ये रहता है कि भाई साहब अच्छी रैंक लाना, टॉप 100 में आना, टॉप 200 में आना, या अच्छी से आईआईटी में पहुंचना है। मतलब आईआईटी में पहुंचना है, सीधी सी बात। और ये भी आएगा कि भाई कॉलेज के दौरान मैं कैसे मैनेज करूं। कॉलेज है, चल रहे हैं भाई, कभी मिड सेम हो रहे हैं, कभी इंटरनल, कभी भाई मिड सेम हो रहे हैं, मिड टर्म हो रहे हैं, कभी सेमेस्टर आ गया, मिड टर्म खत्म होते सेमेस्टर आ गया, असाइनमेंट सबमिट करने देते हैं। तो कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करूं मैं बीएससी कॉलेज के साथ, ताकि मैं जेएम प्रिपरेशन को टाइम दे सकूं। ये मेरे से पूछा जा रहा है काफी। देख, तेरे पास देख, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तूने अभी तक कुछ भी नहीं करा। तेने अभी कुछ भी नहीं करा। तेरे को कैसे 4 महीने में मैं अच्छी आईआईटी में पहुंचा सकूं? तू अभी यहाँ है, तुझे यहाँ से यहाँ पहुंचाना है मुझे 4 महीने में। तो ये 4 महीने की मैं तुझे स्ट्रेटेजी देता हूँ, सीधी सी स्ट्रेटेजी देता हूँ, देख सुन। सबसे पहले, मुझे नहीं पता तेने भाई, तुम मेरे जो व्यूअर्स है, मुझे नहीं पता है कि ये कोचिंग वाले हैं या विदाउट कोचिंग वाले हैं। तो मैं एक कैटेगरी में बात करूंगा, एक स्टूडेंट जो कोचिंग वाले हैं, एक स्टूडेंट जो कोचिंग वाले नहीं है। तो सबसे पहले मैं कोचिंग वाले स्टूडेंट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेजोरिटी को स्टूडेंट कोचिंग वाले ही होंगे, मुझे जहाँ तक पता है। कहीं ना कहीं कोचिंग ले रखी, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कोचिंग ले रखी होगी। ठीक है, तो भाई साहब कोचिंग वाले सुनो, तुमने कोचिंग ली होगी, तुम्हारे पास वीडियो का बहुत सारा बर्डन आया होगा। तो वी तुम्हारे बैक तुम्हारे मतलब मोटिवेशन कब डाउन होता है? जब तुम 1-2 दिन या 3-4 दिन या एक दिन क्लास छोड़ दी। क्लास छोड़ने के बाद उसको कवर करने के लिए तुम 2-3 दिन की और छुट्टी ले लेते हो। और छुट्टी लेते-लेते तुम्हारे पास बैक कब आता है, भाई मेरे पास ये 6-7 दिन की क्लासेस छूट गई है, या फिर वो बढ़ती-बढ़ती 10-15 दिन चल जाती है। भाई मेरे पास बर्डन आ गया कि अब तुम ये क्या करें? उसमें कोचिंग वालों में ड्रॉप वाले भी होंगे, जो को और वो भी होंगे जो बीएससी के साथ कोचिंग कर रहे हैं, वो भी होंगे। तो उनके सामने ये बर्डन आ जाता है, वो कैसे कवर करें? ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो भाई साहब सुन लो दोस्तों, तुम्हारी कौन-सी भी कोचिंग क्लास छूटी हो, तुम्हें कोचिंग जाना छोड़ना नहीं है, सबसे पहली बात। पहले जो छूट गया उसको कवर कर लेना बाद में, जो अभी करंट चल रहा है उसको चलने दो साथ। तुम उसको वीकेंड में जाकर कवर कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बट जो अभी करंट में चल रहा है उसको चलने दो साथ। जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तुमने ले रखी है ऑनलाइन, ऑफलाइन, उसको साथ में देखो, लाइव लेक्चर चल रहे हो या कोई भी है, तो साथ में कवर करो। पीछे वाला जो 15 दिन का तुम्हारे पास एक तो रहेगा 15 दिन, तुम 15 दिन का करने बैठोगे, इधर 20 दिन चल जाएगा। इसलिए जो जो करंट में चल रहा है उसको कंटिन्यू रहने दो। और दूसरी चीज़ ये बता देता हूँ, यदि तुम्हारे 1-2 टॉपिक भी छूट गए कोई दिक्कत नहीं, तुम बाद में कर सकते हो भाई। क्योंकि कोचिंग वाले का टारगेट रहता है कि दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करके तुम्हारे हाथ में दे दिया जाए। बात समझ में आ रही? टेस्ट सीरीज छोड़ना नहीं है। तुम्हारे पास कितना भी बर्डन हो, तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन चल रही हो, टेस्ट सीरीज छोड़नी नहीं है। टेस्ट सीरीज को बढ़िया से लगाना है भाई, मैं कह रहा हूँ। ये कहता है कि मेरा भाई ये 50% हुआ, भाई 50% हुआ कोई नहीं, 50% मार्क्स तो लाने की उम्मीद रख। तू ये मत सोच कि 100 नंबर का पेपर है, कि तू ये सोच कि तू 50 नंबर का पेपर है, मेरे 50 नंबर से कितने आए, कितने कवर कर। तो जितना भी सिलेबस हुआ है, सिलेबस कभी पूरा नहीं होता है।
तुम ये सोचोगे कि भाई मैं सिलेबस कंप्लीट होगा जब मैं जाके मैं टेस्ट दूंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है और तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। सीधी सी बात बताऊं, अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो अपने आप को पहले कहो कि मेरे ये टाइमलाइन दे रखी है, इसी टाइम में मेरे को टेस्ट देना, और टेस्ट हमेशा जैसे अपलोड हो जाता है वैसे दे दो। सीधी सी बात बताऊं, फालतू लफड़ाबाजी नहीं, जैसे ही टेस्ट अपलोड होता है वैसे टेस्ट दे दो, ठीक है। साथ के साथ कोचिंग प्लानिंग चलो, जैसे तुम्हारे को सब सिस्टमेटिक चल रहा होगा तो आराम से चलने दो गाड़ी को, जैसे भी चल रहा है, ठीक। प्रिपरेशन के दौरान दोनों सुन लो, कोचिंग वाले, यूट्यूब सेल्फ स्टडी वाले, सब कोई भी स्टूडेंट सुन रहा है, अब मैं सबके लिए कॉमन बता रहा हूँ। तुम्हें टेस्ट, तुम्हारी जो सबसे बड़ी जो खामी बताएगा ना दोस्त, वो तुम्हारी कौन बताएगा? टेस्ट बताएगा। टेस्ट में चाहे नेगेटिव, मेरे खुद नेगेटिव नंबर आते थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मेरे खुद नेगेटिव नंबर आया, मैंने 0 नंबर भी आया, मेरे 1 नंबर भी आया, 2 नंबर भी आए, साथ साथ 10 नंबर भी आए, 15 मेरे बढ़ाया है। मैं शुरुआत की मेरी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं शुरुआत में गया था टेस्ट देने, मैं क्या करता था कि ऑफलाइन टेस्ट देता था। सीधी सी बात है कि मैं कोचिंगों के मैं कभी वीडियो ले नहीं, मैं जाकर ऑफलाइन टेस्ट देता था किसी भी कोचिंग के, समझ रहे हो। तो मैंने क्या अचीव, मतलब कैसे प्राप्त, मैंने शुरुआत के 5, मैंने कहा सर मुझे स्कॉलरशिप दे दो। सर मुझे हंस गए, देखेंगे भाई तेरे टेस्ट पर, मेरे कोचिंग के पैसे नहीं थे मेरे पास, कोचिंग लेने के पैसे नहीं थे। मैंने सर मुझे स्कॉलरशिप दे दो। मैंने कहा कि देखेंगे तुम्हारे टेस्ट में क्या कहता है। टेस्ट के उन्होंने 1000 रुपये रखे थे और देखते हैं तुम्हारे टेस्ट में। शुरुआत के 5 टेस्ट में एवरेज मेरा आया था भाई 10%। कितना? 10%। मैं अपने आप को बड़ा मानता था, क्योंकि क्या हुआ था कि जो कोचिंग में आता था वो मेरे दोस्त ही थे, और उस कोचिंग में मेरे दोस्त आते थे, मैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व करता था। तो मुझे लगता था यार मुझे कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्या, मुझे दिक्कत नहीं है। जब मैंने टेस्ट दिया, मेरे को माइंड से समझ में आया कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है। भाई मुझे आता है, ये मुझे डिपेंड नहीं करता है पेपर में। तुम पेपर में किस प्रकार से करके आ रहे हो वो डिपेंड करता है। तुम किस प्रकार से टाइम मैनेज कर रहे हो पेपर में वो डिपेंड करता है। किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो वो डिपेंड करता है। तुम कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने नेगेटिव कर रहे हो वो डिपेंड करता है। पेपर किस प्रकार से अटेम्प्ट कर रहे हो वो तुम्हारा, क्योंकि यह है कंपटीशन लेवल, यहाँ कोई माइंड का गेम नहीं चल रहा है। कंपटीशन में भाई तुम्हारा स्मार्ट वर्क चलता है, कैसे तुम्हें अटेम्प्ट करना है, कैसे, ये सब चीज़ें तुम्हें टेस्ट थ्री बताती है। तो मैं खुद शुरुआत की जो 5 टेस्ट को एवरेज देखकर 10%, और जिन दोस्तों को मैं भाई क्वेश्चन सोल्व करके बताता, उनके डाउट सोल्व करता था, उनके आ रहे हैं 25-30%। मैं खुद शौक था भाई, मेरे को अपनी रियलिटी पता लग गई थी ना टेस्ट सीरीज देखकर। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो पढ़ नहीं पढ़ने वाली भाई। फिर मैंने जो जिसके ज़्यादा नंबर थे तो उससे पूछा भाई क्या, मतलब क्या प्लानिंग रखता है तू के। फिर मैंने अपने आप ही खुद की प्लानिंग बनाई, भाई ऐसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले जो अपन को सबसे पहले आ रहे हैं वो क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मैं क्या करता था, किसी भी एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम दे देता था, जो मैं इसको ईगो पे ले लेता था, और बहुत ज़्यादा टाइम देने के कारण जो मेरे ईजी क्वेश्चन थे, जो मुझे मेरे को मार्क्स दे सकते थे, जिससे मैं अच्छा स्कोर कर पा सकता था, पर वो नहीं कर। मैंने फिर अपने आप को इम्प्रूव करा। इम्प्रूव करने के साथ साथ मेरे लास्ट 6, 7, 8 3 टेस्टों का एवरेज आया था मेरे 34%, और मेरी रैंक आई थी उस कोचिंग में जहाँ पर मैं पहले 150-200 रैंक पर था, वहाँ पर मेरी रैंक आई थी दोस्त 20 या 21 के समथिंग। और उसके बाद, क्योंकि पेपर का लेवल तो बहुत हार्ड बनाते तो मुझे पता है, फिर उसके बाद मेरी लास्ट के जो फाइनल हुए थे ना, उसमें मैं फर्स्ट तो नहीं आया, पर 3rd या 2nd में रहता था हमेशा। 3rd या 2nd में हमेशा रहा हूँ, फर्स्ट तो कभी नहीं आया। तो भाई ये मैं टेस्ट सीरीज से मैंने अपने आप को इम्प्रूव कराया। तुम्हारे को इम्प्रूव कौन कर सकता है? टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। और ये मैं आजकल जो कोचिंग में टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है, इसके साथ मैं अभी एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूँ। मैंने उसकी प्राइस रखी है 199 हो गया, 249 होगी, दोनों में से एक प्राइस होगी। उसमें तुम्हें 40 से 50 टेस्ट सीरीज मिलेंगे,
ऐप दिया जाएगा, उस ऐप में आपको, क्योंकि इतनी अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज तुम्हें कहीं नहीं दिखेगी। मैंने खुद ने उस टाइम में 1000 रुपये दिए थे, 1000 रुपये तो भाई डिपॉजिट करे थे, उसके अलावा मैंने एक और 1000 रुपये दिए थे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने, 2000 रुपये मेरे लगे थे। बाद में वो तो मेरे इम्प्रूवमेंट देखकर उन्होंने मुझे रिफ़ंड दे दिया था, क्योंकि मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए थे, तो इसलिए रिफ़ंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। बट आज के ज़माने में अच्छी टेस्ट सीरीज 1000 से 1500 की रेंज में है, तुम कौन से भी कोचिंग में उठा लो। और लोवेस्ट जो प्राइस वाली है, जिसको मतलब कोई मतलब नहीं है टेस्ट सीरीज़ का, वो 300 में मिल रही है, 500 मिल रही है। तो मैंने सोचा यार अच्छी टेस्ट सीरीज बनाया जाए, लेकिन अफोर्डेबल बनाया जाए और बहुत सारे दोस्तों से बनाया जाए, जिसमें हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट IIT JEM का भी जुड़ा हुआ है। इसमें सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। सबने मिलकर प्लानिंग करी है, कुछ अच्छा करा जाए, जो उनको परेशानी आई उनको सब दिक्कतें दूर करी जाए। तो टेस्ट सीरीज बनाएंगे 199 या 249, उसमें अपने 40-50 टेस्ट जोड़ेंगे, यूनिट वाइज फुल टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जोड़ेंगे। और इसके अलावा मेंटरशिप सेक्शन भी रखेंगे। भाई तुम्हें टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या तुम्हें मतलब उसमें तुम्हारा एनालिसिस रहेगा। जैसे मैं बताऊं कि तुम्हें अच्छी IIT पहुंचने के लिए 50 से 60 नंबर के आसपास चाहिए, 50 नंबर तो चाहिए अच्छी IIT पहुंच, मतलब टॉप IIT पहुंचने के लिए तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 50 नंबर। किसी भी IIT JEM एस्पिरेंट का मिनिमम टारगेट 50 नंबर होना चाहिए, 45 या 50 टारगेट होना चाहिए जब अगर वो IIT का एम रखें। तो हम उसमें एक ये चीज़ ऐड करेंगे, तुम्हें भाई इतने नंबर पहुँचोगे, तुम IIT से कितना दूर हो। NIT के लिए 35 के आसपास चाहिए, तो तुम इतने नंबर पहुँचोगे कितना दूर हो। तो ये सब चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे। तो बताना दोस्तों, जल्दी हम लॉन्च करेंगे। अपन बात कर रहे तो टेस्ट सीरीज तुम्हें ज़रूर ज्वाइन कर लेनी है। कहीं मेरा नहीं तो तुम मेरा देख सकते हो, नहीं तो किसी और कोचिंग का देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अफोर्डेबल के लिए कर रहा हूँ, ताकि एक मेरा जैसा मैं स्टूडेंट हूँ, मैं क्योंकि वहाँ मैं क्या करता था, क्लास 11-12 को पढ़ाता भी था, तो वहाँ से मैं साइड जॉब करता था। 8000 रुपये मैं कमाता था वहाँ से, जो मैं खुद का खर्चा खुद ही निकालता, सीधी सी बात है। मैं कभी घर वालों से पैसे लिए नहीं, खुद का खर्चा खुद निकाला था अपने बैचलर में। तो इसलिए क्योंकि मेरे जैसे जो स्टूडेंट है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट के लिए मैं ये सब रखा है। दूसरी बात ये कि तुम्हें टेस्ट सीरीज के अलावा ये भी चीज़ रखनी है कि मुझे क्या क्या कर लेना है। जैसे मेरा कौन सा भी एक सब्जेक्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है, उस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद उसके जस्ट बाद शॉर्ट नोट्स बनाने लग जाओ। समझ रहे हो, मतलब जैसे टॉपिक कंप्लीट हो गया है, टॉपिक कंप्लीट होने का मतलब क्या समझ रहे हो तुम। ऐसा नहीं कि उसको पढ़ लिया कंप्लीट हो गया, नोट्स पढ़ लिए कंप्लीट हो गया, नहीं। टॉपिक कंप्लीट होने का मतलब होता है दोस्त, तेने उस टॉपिक को पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा, नोट्स वोट्स कंप्लीट बनाए, उसको कवर करा। उसके जस्ट बाद तेने PYQ लगाए, प्रीवियस ईयर पेपर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जो तुम्हें अच्छी रैंक तक पहुंचा सकते हैं। मैंने मेरे एक दोस्त को सजेस्ट करा था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ ले और PYQ की बुक 4 से 5 बार लगा ले। उस दोस्त अभी 25 दिन में मात्र वो IIT में पहुंच गया, PYQ लगा। 4 से 5 बार कहा था उसने, भाई ने 6 बार लगा लिए, और PYQ उसको घोल के पी गया वो, समझ रहा है। तो इस PYQ के चक्कर में वो इतना अच्छा स्कोर कर पाया नहीं कर पाया। तो तुम्हें भी ये स्कोर करना, PYQ को भाई अपना बैकअप बना के रखो, वही तुम्हें अच्छा, मतलब PYQ को बढ़िया स्ट्रॉन्ग करके रखो, ठीक है। PYQ लगा लेना, उसके बाद टेस्ट सीरीज, टेस्ट उसका हमारा टेस्ट, उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट दे लेना, 4-5 टेस्ट दे लेना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा स्टार्ट हो जाए, तुम पढ़ना स्टार्ट हो जाओ, तो उससे जस्ट पहले तुमने उसका सभी टेस्ट सीरीज टेस्ट दिया, तो तुम्हें उसकी गलतियाँ पता लगी, मैं इस टॉपिक में क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरह के फॉर्मूले आ रहे हैं। तो तुमने जस्ट बात शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट नोट्स बना लिए ना भाई, शॉर्ट रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब बच्चे क्या करते हैं, साले जनवरी में जाके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। भाई साहब, जनवरी में जाके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जनवरी में वही भेजा भारी भारी का रहता है, 9 सब्जेक्ट कंप्लीट करने रहते हैं फिजिक्स में, 9 सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहते हैं, वैसे दिमाग नहीं चलता, और तुम वहाँ जाके तुम बनाओगे तो कैसे पार पड़ेगी दोस्त। तो साथ के साथ करोगे भाई, बाद में लोड रखना, शॉर्ट नोट्स का शॉर्ट नोट्स, पढ़ाई का पढ़ाई। तुम्हें दोबारा रिवीजन करा, शॉर्ट नोट्स उठाए। अब तुम जनवरी में बना रहे हो, एक बार देखा फरवरी में, बस क्या मतलब आया। तो अभी बनाओगे अक्टूबर में,
तो तुम उस जनवरी फरवरी तक कम से कम 3-4 बार निकाल लोगे आँख से। तुम मतलब 3-4 बार आँख से निकाल लोगे तो भाई वो जो शॉर्ट नोट्स है तुम उसको भी घोल के पी जाओगे ना। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही दोस्त? समझ में आ रही है ना? तो ये चीज़ को प्लानिंग में रख लेना। शॉर्ट नोट जस्ट टॉपिक खत्म होने के बाद, टॉपिक खत्म होने का मतलब क्या है, सब क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लगाने या रिविजन करने के बाद। उसके अलावा तुम्हें अपने जो टेस्ट दे रहे हो उसके बाद उसमें तुम्हें क्या गलती करी भाई, क्या सिली मिस्टेक तक लिखो। एक छोटी सी बुक आती है 10 रुपये की, वो खरीद लो। मैंने एक फलांगे इस डेट को ये टेस्ट दिया, इसमें क्या गलती करी, 1 2 3 1 2 3 पॉइंट्स बना के लिखो कि ये मिस्टेक करी, ये फॉर्मूला लगाना था ये फॉर्मूला नहीं लगा पाया, माइनस था प्लस कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, सिली मिस्टेक कर दी, बेवकूफ़ था मैं, ये सब जो कुछ जो तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है सब कुछ भड़ास निकाल दो। लिखोगे तो जब करते जाओगे ना, तुम जब सोल्व करोगे एग्जाम टाइम में जब तो लिख के ही करोगे, तो तुमने अभी लिख दिया तो वहाँ जो याद आएगा, क्योंकि तुम्हें लिखा किसका, सोच के लिखा, तुमने भड़ास निकाली है, तो तुम्हें भाई दोबारा वो गलती नहीं करनी है, दोबारा वो गलती नहीं करनी है। दोबारा गलती करेंगे तो दोबारा लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो दोबारा गलती नहीं करना, ये तुम्हारे पास होना चाहिए प्लानिंग में। ये सब चीज़ें तुम्हें मतलब छोटी मोटी लगी होगी, या ये सब क्या बचपनी चीज़ें बता रहा है ये, बट ये चीज़ें तुम्हारी रैंक को इम्प्रूव करेगी भाई, मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारी रैंक को ज़रूर इम्प्रूव करेगी, और तुम अपने आप को देख लेना, समझ रहे हो? और तीसरी बात कि जो अब ये अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में जितना कर सको कर लो भाई, कि जितना कर सको कर लो। 3.5 महीने ले लो, 15 जनवरी तक ले लो। 15 जनवरी के बाद कोई नया टॉपिक पढ़ मत लेना, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो ये कहता हूँ तुमने शुरुआत के 6 दिन में जो पढ़ा है 7वें दिन उसको रिवाइज करो। रिवाइज के बिना ज़िंदगी अधूरी है। तुम चाहे 100% सिलेबस कर लो, कितना 100% कर लो, 100%, बट वहाँ तुम अटेम्प्ट तो तुम्हें पता है कि 90% से ज़्यादा टॉपर के 90% से ज़्यादा नंबर तो आए नहीं अभी तक। 92% आए हैं एक बार टॉप ऑल इंडिया रैंक 1 के, तो उससे ज़्यादा नंबर तो आए नहीं। इस प्रकार 76 ही नंबर आए ऑल इंडिया रैंक 1 के IIT जम 2025 में। तो तुम वहाँ 100% कर ले, तुम्हें क्या 100% तुम अटेम्प्ट कर पाए? क्या नहीं कर पाए। तुम बहुत सी चीज़ें भूलोगे, तो तुम 80% ही पढ़ो, कर उस 80% को भी तुम अच्छे से पढ़ो ना यार, अच्छे से रिवाइज करो। रिवाइज तुम्हें जेएम में 2 चीज़ें तुम्हारे बहुत ज़्यादा योगदान देगी, रिवाइज और PYQ। ये 2 चीज़ें तुमने कर ली ना ढंग से, ईमानदारी से कर ली ना भाई, तुम्हारा जेएम होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा जेएम होने से कोई नहीं रोक सकता। ये लिख के ले ले, मैं साइन करके देता हूँ तुझे। अच्छे से करना है, ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब समझ रहा है क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल साथ के रेगुलरिटी। और PYQ लगाने हैं तुम्हें 5 से 6 बार, 5 to 6 टाइम तुम्हें PYQ लगाने हैं। तो ये सब चीज़ें भाई साथ के साथ करते रहो, प्रैक्टिस करो। तुम्हारे साथ हो गया भाई, टॉपिक हो गया, प्रैक्टिस करो, उसकी सबकी प्रैक्टिस करो, जितना कौन से भी कोचिंग के मॉड्यूल में प्रैक्टिस करो। और इतना ही मत कर लेना कि भाई दिमाग घूमने लग जाए। लिमिटेड प्रैक्टिस करो, कर कुछ प्रैक्टिस मतलब लिमिटेड करो, कर रिवाइज करते जाओ, भूलो मत चीज़ों को, और एडवांस चीज़ें मत करो। मैं देखता हूँ भाई जेएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगा रहे हैं गेट नेट तक के क्वेश्चन लगा देते हैं बहुत से बच्चे, और निकलता जेएम नहीं है। मेरे साथ हैं भाई बहुत से बच्चे हुए थे ऐसे, मैंने सब प्रकार के स्टूडेंट देखे। तुम्हारा टारगेट मेरे को पता है दिसंबर में TIFR रहता है, तुम्हारा टारगेट था दिसंबर में TIFR है, TIFR से पहले जेएम का सिलेबस निकला है। तो TIFR के चक्कर में तुम पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हो, बट तुम्हें TIFR के चक्कर में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। कुछ लिमिटेड सेलेक्टेड टॉपिक है जो मैंने बता रखा है, वीडियो बना रखा है TIFR में क्या क्या पढ़ना चाहिए, और जेएम का रिवाइज कर लो। मैं गारंटी कहता हूँ TIFR का CBT एग्ज़ाम तुम्हारे कैसे नहीं निकलेगा। रिटर्न एग्ज़ाम तो तुम्हारा भाई BSc लेवल तक का आता है, तो वो तो कोई लेवल उसका तो मतलब बात होता हूँ। TIFR के भी 3 लेवल होते हैं। एक तो तुम्हारा एक CBT एग्ज़ाम होगा जो दिसंबर में होगा, इस बार 14 दिसंबर को हो रहा है। फिर वहाँ जाके तुम्हारा रिटर्न एग्ज़ाम होगा, फिर जाके तुम्हारा तीसरे बार में इंटरव्यू होता है। तो भाई कुछ एक प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, परटर्बेशन पढ़ लो, और लाग्रांज पढ़ लो, हैमिल्टन पढ़ लो। भाई ये ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं, मतलब और भी है हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं,
थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने बता रखी है, जेएम के स्टूडेंट को ये पढ़ लेना है टीआईएफआर के, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि टीआईएफआर के पीवाईक्यू लगा लो इनफ, और टीआईएफआर के पीवाईक्यू भी आते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास जेएम आता है, सीयूईटी आता है, जेस्ट आता है, आईएससीएस आता है, नेस्ट आता है, बहुत सारे एग्ज़ाम है भाई, आईनेट आता है, आईयूसीएस में एडमिशन लेने के लिए, इतने सारे एग्ज़ाम जिसकी कोई हद नहीं है। तो आइजर तिरुवनंतपुरम खुद लेता है एग्ज़ाम, सॉरी आइजर तिरुवनंतपुरम, हाँ आइजर तिरुवनंतपुरम एमएससी का एडमिशन के लिए खुद एग्ज़ाम लेता है, लेता नहीं लेता, लेता है ना। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब मैं उन स्टूडेंट की बात थोड़ी, अब ये जो कॉमनली मैं कर ही रहा था, अब मैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, भाई साहब सेल्फ स्टडी कर लो, ढंग से कर लो। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि बुक ही रगड़ते रहो। सेल्फ स्टडी का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम बुक ही रगड़ते रहो, मतलब बुक ही पढ़ते रहो। ज़्यादातर मैंने सेल्फ स्टडी के ज्ञानी ऐसे देखे हैं जो बुक पढ़ते हैं। सुन लो, मैं जान रहा हूँ तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बट एक अच्छी कोचिंग के नोट्स पकड़ो या उसके मॉड्यूल पकड़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वहाँ पीवाईक्यू लगाओ साथ के साथ, और एक अच्छी टेस्ट सीरीज ले लेना। ये ज्ञान मत लेना कि मेरे को टेस्ट सीरीज, मैंने देखा 2 साल से रगड़ा पड़ा है एक बंदा, 2 साल से बंदा रगड़ा पड़ा है, अभी आईआईटी गुवाहाटी में है, ज्ञान उसको मेरे से ज़्यादा है। बुक उसने एक चार्ट ली, बट उसने टेस्ट सीरीज जो नहीं ले करी 2 साल से, कुछ नहीं हुआ उसको, अपनी कमी का पता ही नहीं लगा भाई, समझ रहा है। तो ये ज्ञान मत लेना, समझ लो। उसके अलावा सेल्फ स्टडी अच्छा है, तुम बहुत सारी चीज़ें देखते हो। परेशानी तुम्हारे सेल्फ स्टडी में क्या आती है, तुम्हारे पास मोटिवेशन रहता है कि भाई कैसे क्या क्या करें, क्या कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करो। मैथमेटिकल फिजिक्स जैसे खत्म हो जाए, क्वांटम मैकेनिक्स पकड़ लो, सीधी सी बात है। मैथमेटिकल फिजिक्स से तुम्हारा मैथमेटिकल पोर्शन ही कंप्लीट हो जाएगा, उसमें ग्राफ थ्योरी ग्राफ प्लॉटिंग अच्छे से पढ़ लेना, और उसके बाद तुम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लो, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ मैथमेटिकल फिजिक्स का ही पोर्शन आता है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स करने के जस्ट बाद मैथमेटिकल फिजिक्स तुम अच्छे से, यदि तुम अभी भी स्टार्ट कर रहे हो अक्टूबर में, तो तुम्हारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स 10 दिन में आराम से कंप्लीट कर लोगे, विद पीवाईक्यू लगा के, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन करके अच्छी कोचिंग की, और टेस्ट सीरीज लगा कर 10-15 दिन मान ले मैक्सिमम, और 15 दिन तुम्हारे क्वांटम मैकेनिक्स में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लासिकल को मैं सजेस्ट करूँगा लास्ट में पकड़ना है, थर्मो या स्टेट पकड़ लो, थर्मो स्टेट पकड़ ली, मेरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पकड़ लो, 11-12 लेवल की रहती है, इजी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्टिक्स पकड़ लेना, फिर समझ रहे हो, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लासिकल को लास्ट में पकड़ना, थोड़ी सी देर अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार। बाकी का देख अलग अलग है, मैं ऐसा से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम पकड़ लो, तुम आराम से 3। और लास्ट में ये उन स्टूडेंट की बात करना चाहूँगा जो सोच रहे हैं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कैसे भी करके जेब निकालना है। सुनो, कौन से भी 4 पेपर पकड़ ले, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिकल फिजिक्स, थर्मो को छोड़, थर्मो में कानो इंजन कर देना बस, ठीक है। चौथा में आधा की बात करूँगा, ऑप्टिक्स आदि करना है तुझे, डिफ्रैक्शन पैटर्न कर लेना है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कर लेना है, यंग डबल स्लिट के फॉर्मूले तो आए नहीं इतने, ठीक है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन कर लेना है, मेलस लो कर लेना, I=I0 को स्क्वायर थीटा, वो वाला कर लेना है, और ब्रेक्स लो का लेना है तुझे। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल ओपन पक्के होने चाहिए तुझे, ठीक है। और सॉलिड स्टेट भी ब्रेक्स लो हो ही गया है। वो मतलब तुम्हें कौन से भी अच्छे 4 टॉपिक है, 3 तो पक्के कर लेना, और ये 4 आधा आधा कर लेना, तेरा भाई निकल जाएगा। क्योंकि इन्हीं 4 टॉपिक तेरे पास टाइम नहीं है, तू कह रहा है कि मैं यहाँ उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों को रिवाइज करते जाना। जो भी चीज़ें बताइए, कौन से भी 4 सब्जेक्ट पकड़ने के साथ आधा आधा पकड़ने के बाद 4 करने के बाद उनको रिवाइज करते जाना, अच्छे से रिवाइज करना। और भाई ज़्यादा लोड लेना नहीं है, मस्ती से रहो। BS क्लासेस चल रही है, लैब वेब जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। और लैब में क्या रहता है यार, तुम्हारे पास वहाँ टाइम रहता है,
वहाँ तुम मेजरमेंट करते का रीडिंग कोई और ले, तीन तीन जनों का ग्रुप बनता होगा, रीडिंग कोई और लेता, तुम आराम से प्रिपरेशन भी कर सकते हो साथ के साथ। चिल रहो ना, बस में जा रहे हो थोड़ी बात है, दोस्तों के साथ घूमना भी है, ये नहीं कि तुम पढ़ते पढ़ते रहो भाई, चिल भी करना है। चिल नहीं करोगे तो दिमाग चलेगा नहीं, तो चिल भी करो, मस्ती से करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन भी साथ में होने दो, चल रही है बी से चलने दो, मिड टर्म हो रहे होने दो, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तुम तुम्हारे परसेंटेज 60 के ऊपर रखना, एवरेज 60 के नीचे रखोगे तुम आई में जाने के लायक नहीं बचोगे, आई में। तो 60% से ऊपर रखना है तुम्हें परसेंटेज, ये पहले बता देता हूँ मैं, ठीक है। और भी यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बता देना, ठीक है। और कैसे कैसे क्या क्या प्लानिंग रखनी है मैं आगे बता दूंगा। तो टेस्ट सीरीज तो भाई अच्छे से करना, ये तुम्हें सजेस्ट करूँगा। घबराना नहीं है, डीमोटिवेट कभी नहीं होना है कि भाई ये हो गया ये हो गया, होने दे भाई, छूट गया एक पेपर, चल तेरे को तबीयत ख़राब होगी, कुछ भी हो गया, तबीयत तो तेरी अभी ख़राब हुई है, देखना तेरे वर्कलोड जितना बढ़ेगा ना, मैं तेरा बैकलॉग जितना बढ़ेगा ना, तेरे शरीर में ऐसी ऐसी बीमारी आएगी जिसको तू जानता भी नहीं है, अपने आप ओपन होगी भाई, ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है, अपने आप ओपन होगी चीज़ें, जिससे तेरे पास बैकलॉग बढ़ेगा। तो टेंशन लेने मत ले, जो हुआ है इसको छोड़, अब आगे चल। मैं तो ये मान के चलता हूँ जो आज है ना, आज से ही मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, ये मान के चलता हूँ, समझ रहा है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जेएम निकलेगा भाई, इतना बड़ा चीज़ नहीं है जेएम, जेई नीट नहीं है ये है अपना आईटी जेएम, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्ती से रहे, आराम से निकलेगा। मेरे को तेरे को कॉन्फिडेंस है, तुझे अपने आप पर सबसे पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंस रख। यदि मुझे तुझ पर कॉन्फिडेंस है तो तुझे भी मुझ पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुझे भी अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तू निकाल सकता है। और तू क्यों नहीं निकाल सकता भाई, जब मैं निकाल सकता हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट निकाल सकते हो, तो तू भी तो निकाल सकता है। ट्राई तो कर भाई, तेरे पास 4 महीने हैं, 4 महीने भाई, 1 महीना ही बहुत होता है, कारण 4 महीने हैं तेरे पास, बहुत कुछ कर सकता है, तो कर, कोई दिक्कत नहीं, मस्ती से कर, ठीक है। मिलते हैं, पे कोई भी दिक्कत हो बताना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और जो ज़्यादा बोल दिया हो तो थोड़े बाद मैं थोड़ा याद ज़्यादा हो गया, मैं ऐसे मैंने चल बना देता हूँ, कमेंट्स आ रहे थे इसलिए मैंने बना दिया, मेरा कुछ प्लान नहीं था ऐसा, ठीक है। थैंक यू मच।